हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न्स वे पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका पद के अंतर्गत फूड्स जर्मिनेशन या हिंदी में इसको खाद्य पदार्थों के अंकुरण को लर्न करेंगे। यह मुख्य सेविका पद के सिलेबस का टॉपिक नंबर 14 है और यह इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस पद के लिए और भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से और इसके वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एमसीक्यू क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अबाउट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब होता है दोस्तों अंकुरण। अंकुरण क्या होता है आइए देखते हैं। अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। रोशनी का हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज बिना रोशनी के अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा या किया भी होगा कि जो अंकुरण प्रक्रिया है उसमें से जैसे अंकुरण के लिए किसी सीड्स को या बीज को हम मिट्टी के अंदर रख देते हैं, तो अगर मिट्टी में क्या है नमी है तो उसमें से 1-2 दिन बाद अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके लिए सही ताप, जल और वायु की आवश्यकता होती है और बीज के लिए नमी की आवश्यकता जरूर होती है। दोस्तों, अगर अंकुरण के प्रकार को बात करें तो ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बीज होता है उसको जमीन में खुदाई करके उसके नीचे हम उसको प्रेस कर देते हैं, रख देते हैं। दूसरा होता है अधोभूमिक अंकुरण और तीसरा होता है जरायुज अंकुरण। जरायुज अंकुरण में कुछ पौधे को देखे हैं, उनकी पत्तियों से फिर पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं या उनके डंठल के से भी पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम जरायुज अंकुरण बोलते हैं। अधोभूमिक में भूमि के अंदर ही डाला जाता है, लेकिन ऊपरी भूमि के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको अबाउट जर्मिनेशन अंकुरण की क्रिया को हमें जानना जरूरी होता है कि अंकुरण क्या होता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है और ये आपको मालूम भी होगा। आइए जो हमें पढ़ना है सिलेबस में देखते हैं आगे। फूड जर्मिनेशन, कच्चा या पकाकर खाने के लिए बीजों से छोटे पौधे जन्माना खाद्य पदार्थों के अंकुरण कहलाता है। अंकुरण द्वारा किसी भी ऋतु में सलाद प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग के सिलेबस में खाद्य पदार्थों के अंकुरण है, तो हमको वही लर्न करना है। तो आपने देखा होगा या किया होगा, बहुत लोग जो सीड्स होते हैं, चना का हो गया, मूंग का हो गया और भी बहुत सीड्स लोग पकाकर या कच्चा खाने के लिए उसको भिगो के रख देते हैं और अंकुरण के बाद उसका उपयोग करते हैं। बहुत लोग इसको सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे बाह्य कारक में हो जाएगा फ्रेंड्स नमी या जल, तापमान, वायु या ऑक्सीजन, माध्यम, रोशनी या अंधेरा। अगर हम आंतरिक कारण की बात करें तो बीज परिपक्वता होना चाहिए, बीज जीवंतता होना चाहिए, बीज सुषुप्त अवस्था में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कारक है जिससे अंकुरण को प्रभावित किया होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि हमें जब कोई भी बीज को अंकुरित करना होता है तो उसको जल में भिगो के रखते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखा इसके बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, आंतरिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। आंतरिक कारक में जो बीज होता है, ऐसा नहीं है कि सभी बीज को हम लोग भिगो देंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। उसमें अंकुरित होने की परिपक्वता होनी चाहिए। वो भी जो बीज है वो जीवंत में होनी चाहिए, उसमें मतलब वो जीवित होने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और बीज सुषुप्ता अवस्था में भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये था सुषुप्ता अवस्था, मतलब वो जब सूखा हुआ है तो वो वैसे अवस्था में सुषुप्ता अवस्था बोलते हैं। जब उसको उसके हिसाब से इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अंकुरित होना शुरू कर देता है। तो आइए आगे देखते हैं, इस कारक को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। फूड जर्मिनेशन प्रोसेस। दोस्तों खाद्य पदार्थ के अंकुरण का क्या विधि होता है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा या करते हुए देखा भी होगा। तो आइए हम देखते हैं कि फूड जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। जिस भी साबुत दालों या अनाजों को अंकुरित करना है उसे एक बर्तन में रख लेंगे। जैसे दालों से इसका मतलब यहाँ पे वो है कि जो अनाज दालों में भी यूज होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन, मोठ व अन्य साबुत दालें या अनाजें। तो ये इन सबको दाल के जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे दाल लिखा गया है, अनाजों के कैटेगरी में आते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, साबुत अनाज या दालों को लेकर उसे एक बर्तन में रख लेते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाया है सूखा चना और मूंग का बीज लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कटोरी में जितना भिगोना होता है उतना आदमी चना ले लेता है, या जो भी अनाज चाहिए वो एक कटोरी में रख लेता है। तो ये था प्रोसेस कि हमें कैसे फूड को जमाना है या अंकुरित करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी साबुत अनाज अकेले या मिश्रित को अच्छी तरह साफ करके इन्हें 3 से 4 गुना पानी में डालकर लगभग 8 से 10 घंटे तक भिगोए, ताकि अनाज या दाल पानी सोखकर फूल जाए। दोस्तों जिसको भी हमें अंकुरण के लिए जिस अनाज को रखना है उसको हम अकेले ले सकते हैं, मिश्रित ले सकते हैं, बहुत सारे अनाज को एक साथ। उसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और उसमें 3 से 4 गुना पानी जितना होता है उसकी लेवल, उसे 3 से 4 गुना पानी डालकर 8 से 10 घंटे तक के लिए भिगो देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अनाज है वह जो इसमें पानी डाला गया है वह पानी सोख कर फूल जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसके पहले आप देखे थे कि जो ये चना था या मूंग था सूखा सूखा था, अब यहाँ पे भिगोने के बाद 8 से 10 घंटे के बाद आपको ऐसा दिखने लगता है। तो ये आपका है भिगोया हुआ चना और मूंग का बीज, जो फूड जर्मिनेशन प्रोसेस में आपको ऐसे सेकेंड प्रोसेस में ऐसे दिखेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। जो भी हो हमने फूड या सीड्स उसमें भिगोया हुआ था, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से छलनी करके पानी निकाल लेंगे। उसको पानी को हम छान के निकाल लेंगे, फिर समान ताप में लगभग अगले दिनों तक अंकुरित होने के लिए रख दें। इसके बाद अंकुरों को सावधानी से साफ धोकर इन्हें खा सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने भिगोया था, अगर जो खाने में उपयोग करते हैं, सलाद में उपयोग करते हैं, तो उसको 8 से 10 घंटे के बाद अच्छी तरह से रखने के बाद पानी निकाल के अच्छी तरह से धुल के अंकुरन न टूटे, और उसको फिर साफ करने के बाद उसको आप आसानी से भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों मेन जो इसमें है, अंकुरण के समय हल्की नमी की बेहद आवश्यकता रहती है। कोई भी हम आपने देखा होगा जो निकालने के बाद उसमें जब हम उसको बांधते हैं या रख देते हैं कपड़े से ढककर, उसमें नमी होना जरूरी है। बिना नमी के उसमें अंकुरण नहीं होता है। अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि अंकुरण के लिए किस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका नाम है जिबरेलिन। फ्रेंड्स
आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने चना और मूंग को भिगो के पानी में निकाला था, उसके हम रखने के बाद एक दिन रख देते हैं। उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे आप सफ़ेद के जो देख रहे हैं, ये अंकुरण के बाद ये इसमें से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं और इसी को हम खाने के रूप में अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। आइए आगे देखते हैं फूड जर्मिनेशन बेनिफिट। अंकुरित अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ लोग हमेशा अपने भोजन के साथ नाश्ते में शामिल करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा या आप लोग करते भी होंगे कि जो अंकुरित अनाज है ये बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जिससे लोग इसको अपने खाने में हमेशा शामिल करते आए हैं या कुछ लोग करते भी हैं। तो अंकुरित अनाज को भोजन में शामिल करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ आइए हम देखते हैं कि हमको अगर अपने खाने में इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगे। यहाँ पे देखिए, अंकुरित आहार में क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिज लवणों का बेहतर स्रोत है। तो दोस्तों जो अंकुरित अनाज होता है ये लगभग इसमें सभी विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है और यह कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिज लवणों का भी यह बेहतर स्रोत है। तो इसीलिए लोग इसको अपने खाने में समाहित करते हैं। अगला लाभ है दोस्तों, अंकुरण होने पर अनाज में पाए जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज शर्करा में बदल जाता है, जिससे न केवल इनका स्वाद बढ़ता है बल्कि इसे के पोषक तत्वों और पाचक गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। इसीलिए सादे अनाज की तुलना में अंकुरित अनाज को अधिक पौष्टिक माना जाता है। तो इसीलिए लोग देखते हैं कि अपने खाने में इसको शामिल करते हैं और जो हम लोग ये खाना के रूप में हम लोग यूज करते हैं अंकुरित अनाज को, इससे हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। जिन लोगों को कब्जियत होती है वो अगर इसको डेली यूज करते हैं तो उनकी कब्जियत सही होने में ज़्यादा सहायता करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंकुरण की प्रक्रिया के बाद अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन और अधिक पाचक व पौष्टिक हो जाते हैं। यह पाचन क्रिया को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, जैसा अभी हमने बोला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा है, खड़े अनाज या दालों के अंकुरण से पोषक तत्वों खास तौर से विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन की मात्रा दोगुनी हो जाती है। दोस्तों अगर हम किसी भी अनाज को भिगो देते हैं, अंकुरण के लिए छोड़ देते हैं, तो लगभग इनकी जो पोषक तत्वों की जो विटामिन की मात्रा होती है लगभग दोगुनी हो जाती है। इसके साथ ही शरीर में विटामिन ए के निर्माण में सहायक कैरोटीन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो जो विटामिन ए से हमें इसमें कैरोटीन की मात्रा की वृद्धि हो जाती है, शरीर में जो हमारी ज़रूरत पड़ती है, या कैरोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें गाजर से मिलता है। नेक्स्ट है, अंकुरित आहार को नियमित तौर पर लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। जैसे कोई आदमी ज़्यादा बीमार रहता है, अगर वो डेली ऐसा करता है तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत इजाफा होगा और शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। जैसा दोस्तों अगर इसको खाते हैं तो हमारी पाचन शक्ति बहुत ही एक्टिव हो जाती है और हमारा पेट अच्छी तरह से साफ होने लगता है। अगर किसी को यह प्रॉब्लम है तो ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। अंकुरित अनाज को अमृत के समान आहार माना जाता है। इसके प्रतिदिन सेवन से शरीर स्वास्थ्य और लंबे समय तक युवा रहता है। यह आपको जवान बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होता है। दोस्तों यह बहुत लोग हमने सुना होगा, अंकुरित अनाज अमृत के समान होता है और हमारे अगर जो लोग यह प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं तो उनके शरीर पे जल्दी से बुढ़ापा नहीं दिखता है और लंबे समय तक युवा जैसे दिखते रहते हैं और ऊर्जावान भी फील करते रहते हैं। अंकुरित अनाज में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे खाने के बाद आपका पेट
देर तक भरा रहता है। ऐसे में आप अतिरिक्त कैलोरी से बच जाते हैं और मोटापा भी नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, अंकुर अनाज में फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है और इससे आपके पेट में कैलोरी, जो हम बार बार खाते रहते हैं, अधिक कैलोरी लेने से बच जाते हैं। जिससे कैलोरी से हमें क्या होता है, मोटापा होता है। तो ये हमारे मोटापे को भी कम करने में बहुत सहायता करता है। तो जो लोग अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने खाने में अंकुरित अनाज को सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, त्वचा पर दिखाई देने वाले बढ़ती उम्र के निशान को भी अंकुरित आहार रोकता है। इसे रोज खाने से त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती और त्वचा पर चमक बनी रहती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंकुरित भोज्य पदार्थों के रूप में चना, मूंग, गेहूं, मक्का, तिल, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दालों का प्रयोग होता है। इसके अलावा बाजरा, ज्वार, खजूर, किशमिश, बादाम आदि को भी अंकुरित करके खाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम अंकुरित अनाज में कौन कौन से अनाज का या दालों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ड्राई फ्रूट जिसमें आ जाता है खजूर, किशमिश, बादाम को भी लोग पानी में भिगो के अगले दिन उसको खाते हैं। अंकुरित अनाज को कच्चा खाना अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों, जो हम अंकुरित अनाज होता है उसको देखते हैं कि अंकुरित करने के बाद कुछ लोग उसको थोड़ा सा पका लेते हैं। जैसे पकाने के लिए प्याज, नमक, हल्दी थोड़ा सा तेल में डाल के उसको भिगो लेंगे सिम आंच पे। तो उसके कंपेरेटिवली अगर जो आदमी वो कच्चा खा रहा है वो अधिक उसको फायदेमंद होगा। आप चाहें तो इसमें कुछ सब्जियों को काट कर मिला सकते हैं और नींबू या दही के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। पका कर खाने पर इनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर उसको हम पका के खाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको पका के नहीं खाने की कोशिश करना चाहिए। कच्चा ही खाने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसमें आप टमाटर, प्याज वगैरह, नमक, मिर्च वगैरह डाल के आप उसको अच्छी तरह से टेस्ट बना के आप डेली अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। और दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, या जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने लोगों का इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।